नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राठौर्स कॉम्बिनेशन में, जिसमें लाते हैं हम आपके लिए कई महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो। आज फिर लाए हैं हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हम चर्चा करेंगे क्लास 12 इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, जो कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज की हमारी वीडियो आधारित है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र की बुक सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्रारंभिक समष्टि अर्थशास्त्र पार्ट 2 पर, जिसमें हम राष्ट्रीय आय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा आने वाली बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं अपने आज के प्रथम प्रश्न को। तो हमारा पहला प्रश्न यही कि आय के चक्रीय प्रवाह में शरण और भरण को परिभाषित करें। तो इस प्रश्न में हमें शरण और भरण दोनों ही चरों की परिभाषा लिखनी है। तो देखते हैं शरण और भरण क्या होते हैं। तो आय के चक्रीय प्रवाह में शरण ये वे समष्टिगत चर होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप उत्पादन के स्तर में कमी आती है और आय के चक्रीय प्रवाह की गति धीमी हो जाती है। तो आय का चक्रीय प्रवाह होता है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों में आय किस तरह से प्रवाहित होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर, एक फर्म से परिवार के पास, परिवार से फर्म के पास। तो वो होता है आय का चक्रीय प्रवाह जो लगातार चलता रहता है, जो कभी नहीं रुकता। तो इसमें शरण क्या होता है और भरण क्या होता है। तो शरण से आय के चक्रीय प्रवाह में एक जो गति होती है वो धीमी हो जाती है और उत्पादन के स्तर में भी कमी आती है। लेकिन अब देखते हैं हम भरण की परिभाषा। तो भरण यह वह समष्टिगत चर है जिसके स्वरूप उत्पादन के स्तर में वृद्धि होती है। लेकिन भरण वो समष्टिगत चर होता है जिसके कारण उत्पादन में वृद्धि होती है और आय के चक्रीय प्रवाह की गति भी तेज हो जाती है। तो ये था शरण और भरण, यानी कि शरण वो चर होते हैं जिनसे आय का चक्रीय प्रवाह अवरुद्ध होता है, धीमा हो जाता है, उसकी गति धीमी पड़ जाती है। लेकिन भरण वो समष्टिगत चर है जिसके कारण आय के चक्रीय प्रवाह में तेजी आती है और उत्पादन में भी वृद्धि होती है, यानी कि स्टॉक में वृद्धि होती है। तो ये था भरण और शरण, दोनों की परिभाषा है, दोनों के बीच में अंतर भी हमारा हो गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न यही कि विदेशों से शुद्ध साधन आय को परिभाषित करें तथा इसके घटक बताएं। तो हमें इस प्रश्न में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को परिभाषित करना है। तो ये शुद्ध साधन आय क्या होती है और इसके कौन कौन से घटक होते हैं। तो देखते हैं विदेशों से शुद्ध साधन आय। विदेशों से शुद्ध साधन आय, इससे अभिप्राय विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय तथा उसी देश के सामान्य निवासियों अर्जित आय के बीच में अंतर से होता है। तो विदेशों से शुद्ध साधन आय को हम NFIA भी कहते हैं। तो NFIA क्या होता है? NFIA का मतलब होता है विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध साधन आय होती है और सामान्य निवासियों द्वारा जो प्राय हमारे देश में ही 1 वर्ष से अधिक समय से रह रहे हैं, लेकिन हमारे देश के निवासी नहीं हैं, परंतु उनकी आर्थिक क्रियाएं हमारे देश में ही की जा रही हैं, तो उन्हें हम सामान्य निवासी कहते हैं। तो विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय और उसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित शुद्ध साधन आय के बीच के अंतर को प्राय विदेशों से शुद्ध साधन आय कहा जाता है। अब देखते हैं इसके घटक कौन कौन से होते हैं। तो विदेशों से शुद्ध साधन आय के प्राय 3 घटक होते हैं। पहला, निवासियों द्वारा शुद्ध कर्मचारियों को पारिश्रमिक, विदेशों से शुद्ध संपत्ति आय और विदेशों से कंपनियों की शुद्ध प्रतिधारण आय। तो ये थे 3 घटक जो प्राय NFIA के होते हैं। पहला, निवासियों द्वारा शुद्ध कर्मचारियों को जो पारिश्रमिक दिया जाता है, जो उन्हें वेतन मजदूरी के रूप में दिया जाता है वो, और दूसरा विदेशों से शुद्ध संपत्ति आय और विदेशों से कंपनियों द्वारा प्रतिधारण आय। तो ये होती है हमारी विदेशों से शुद्ध साधन आय के घटक, जिसे हम NFIA के फैक्टर्स भी कहते हैं। इसी के साथ हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न यही कि
घरेलू आय से आप क्या समझते हैं तथा घरेलू आय के घटक बताइए। तो इस प्रश्न में हमें डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक इनकम के फैक्टर दोनों बताने हैं। तो देखते हैं डोमेस्टिक इनकम यानी कि घरेलू आय की परिभाषा। तो घरेलू आय जिसे हम एनडीपी या टैप्सी भी कहते हैं, जब हम आय की अवधारणा का अध्ययन प्राय घरेलू स्तर पर करते हैं तब उसे घरेलू आय कहा जाता है। यानी कि जब हम आय का अध्ययन प्राय घरेलू स्तर पर यानी कि विभिन्न राज्यों द्वारा अर्जित आय को ध्यान में रखते हुए देश की घरेलू आय का जब हम अध्ययन करते हैं, जबकि गणना करते हैं, तब उसे घरेलू आय कहा जाता है। ये घरेलू स्तर पर होती है और घरेलू आय की गणना देश की घरेलू सीमा के भीतर की गई आर्थिक क्रियाओं द्वारा अर्जित साधन आय के अनुमान से की जाती है। तो घरेलू आय की पहचान के लिए 2 पॉइंट हमें हमेशा याद रखने चाहिए। पहला, घरेलू आय की गणना घरेलू स्तर पर की जाती है। दूसरा, घरेलू सीमा के भीतर की गई आर्थिक क्रियाओं द्वारा ही अर्जित साधन आय को घरेलू आय के अनुमान में शामिल किया जाता है। तथा तीसरा पॉइंट यह भी होता है कि जो NFIA होती है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय होती है, उसे कभी भी घरेलू आय में शामिल नहीं किया जाता। इसी के साथ हमारे घरेलू आय की परिभाषा कंप्लीट होती है। अब देखते हैं घरेलू आय के घटक। तो घरेलू आय के 3 घटक होते हैं। पहला, प्रचालन अधिशेष, दूसरा कर्मचारियों का पारिश्रमिक तथा तीसरा मिश्रित आय। तो ये है हमारे घरेलू आय के घटक। अब इसी के साथ हमारे इस प्रश्न का भी उत्तर कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि उत्पाद का मूल्य तथा मूल्य वृद्धि में क्या अंतर होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और CBSE सैम्पल पेपर में भी पूछा गया है। तो इसमें हमें उत्पाद के मूल्य और मूल्य वृद्धि में अंतर स्पष्ट करना है। तो देखते हैं उत्पाद का मूल्य क्या होता है। उत्पाद का मूल्य इससे अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान किसी फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य से होता है और उत्पाद के मूल्य में प्राय बिक्री और स्टॉक में परिवर्तन का योग शामिल होता है। तो उत्पाद के मूल्य को हम बिक्री और स्टॉक में परिवर्तन को प्लस करके ज्ञात करते हैं और उत्पाद का मूल्य होता है किसी लेखा वर्ष के दौरान जितनी भी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन होता है उनके बाजार मूल्य को उत्पाद का मूल्य कहते हैं। उत्पाद के मूल्य में बिक्री और स्टॉक में परिवर्तन दोनों शामिल होते हैं। अब इसके बाद हमें देखना है मूल्य वृद्धि क्या होती है। तो उत्पाद का मूल्य तो स्टॉक और बिक्री का योग होता है, लेकिन जो मूल्य वृद्धि होती है उससे अभिप्राय जोड़ा गया मूल्य तथा मध्यवर्ती लागत के मूल्य पर उत्पाद के मूल्य की अधिकता से होता है। तो मूल्य वृद्धि से अभिप्राय जोड़ा गया मूल्य तथा मूल्य के मध्यवर्ती लागत के मूल्य पर उत्पाद के मूल्य की अधिकता, यानी कि जो मध्यवर्ती लागत और उत्पाद का मूल्य जो हमने पहले ज्ञात किया बिक्री और स्टॉक में परिवर्तन से, तो मध्यवर्ती लागत पर उत्पाद के मूल्य की अधिकता से मूल्य वृद्धि का अभिप्राय होता है तथा इसे उत्पाद के मूल्य में से मध्यवर्ती मूल्य को घटाकर ज्ञात किया जाता है। यानी कि उत्पाद के मूल्य में से जब हम मध्यवर्ती मूल्य घटा देते हैं तो हमें मूल्य वृद्धि, जिसे हम वैल्यू एडिड भी कहते हैं, वो ज्ञात हो जाती है। तो ये था मूल्य वृद्धि और उत्पाद के मूल्य में अंतर। ये दोनों ही जो स्टेप्स होते हैं वो प्राय मूल्य उत्पाद विधि, जिसे हम वैल्यू एडिड मेथड कहते हैं, उसमें प्रयोग किए जाते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रश्न है। तो इसी के साथ हमारे इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न यह है कि स्ट्रक्चर तथा प्रवाहचर क्या होते हैं, इन्हें परिभाषित कीजिए। तो हमें स्ट्रक्चर और प्रवाहचर की परिभाषा बतानी है और बताना है ये दोनों एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो देखते हैं स्ट्रक्चर की परिभाषा। तो स्टॉक से अभिप्राय एक निश्चित समय बिंदु पर किसी चर के मूल्य से होता है। तो स्टॉक से अभिप्राय किसी निश्चित समय बिंदु पर किसी चर के मूल्य से होता है। इसे एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जा सकता है, इसका समय काल नहीं होता है। तो जो स्टॉक होता है उसका कोई समय काल नहीं होता, उसे प्राय किसी निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता
है। स्टॉक प्रवाह को प्रभावित करता है। तो हमें स्टॉक और प्रवाह में अंतर बताने हैं, उनकी परिभाषा को स्पष्ट करने हैं। तो जो स्टॉक होता है वो प्रवाह चर को प्रभावित करता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में पूंजी का स्टॉक जितना अधिक होगा, लोगों के पास जितने अधिक पैसे होंगे, जितना अधिक पैसों का स्टॉक होगा, लोग उतनी ही अधिक वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग करेंगे, तो वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह भी उस अर्थव्यवस्था में उतना ही अधिक होगा। तो ये थी स्टॉक चर की कुछ विशेषताएं, कुछ परिभाषाएं। तो स्टॉक जो होता है वो एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है, इसका कोई समय काल नहीं होता, क्योंकि इसे एग्जैक्ट किसी समय पर मापा जाता है। और जो स्टॉक होता है वो प्रवाह को प्रभावित करता है। अब इसी के साथ अब हम देखते हैं प्रवाह चर को। तो प्रवाह चर, प्रवाह से अभिप्राय किसी समय अवधि के दौरान किसी चर के मूल्य से होता है। तो प्रवाह का जो संबंध होता है वो समय अवधि से होता है, लेकिन जो स्टॉक का संबंध होता है उसे किसी निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है। दूसरा पॉइंट है कि इसका समय काल होता है, लेकिन स्टॉक का समय काल नहीं होता, लेकिन प्रवाह का समय काल होता है। इसे किसी वर्ष, घंटा, सप्ताह आदि में मापा जा सकता है। प्रवाह स्टॉक को प्रभावित करता है, स्टॉक भी प्रवाह को प्रभावित करता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में आय का प्रवाह जितना अधिक होगा, लोगों के पास पूंजी का स्टॉक भी उतना ही अधिक होगा, क्योंकि लोगों के पास जितनी अधिक आय होगी, आय का प्रवाह जितना अधिक होगा, मीन्स लोगों के पास आय भी अधिक होगी, और फिर जितनी अधिक आय लोगों के पास होगी वो उस आय से उतनी ही अधिक वस्तुओं और सेवाओं की मांग भी करेंगे। तो इसीलिए प्रवाह स्टॉक को प्रभावित करता है, और स्टॉक प्रवाह को प्रभावित करते हैं। इसका कारण होता है लोगों की मांग, लोगों की आवश्यकताएं। तो इसी के साथ हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी कंप्लीट होता है। इसमें हमने स्टॉक चर और प्रवाह चर में अंतर और उनकी कुछ परिभाषाओं की चर्चा की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रश्न है, और एग्ज़ाम में पूछे जाने की इसकी संभावनाएं भी हैं। तो इसी के साथ हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आय विधि को परिभाषित कीजिए तथा इसकी किन्हीं दो सावधानियों का वर्णन कीजिए। तो हमें इस प्रश्न में आय विधि की परिभाषा बतानी है तथा आय विधि के दौरान अपनाई जाने वाली किन्हीं दो सावधानियों का वर्णन करना है। तो देखते हैं आय विधि की परिभाषा। तो आय विधि, इस विधि को कारक भुगतान विधि भी कहा जाता है। इस विधि के अनुसार राष्ट्रीय आय का आकलन एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान उत्पादन के कारकों के स्वामियों को उनकी सेवाओं के बदले किए गए भुगतान के रूप में मापा जाता है। तो आय विधि क्या होती है? आय विधि को हम प्राय कारक भुगतान विधि भी कहते हैं, क्योंकि आय विधि के अनुसार राष्ट्रीय आय की गणना प्राय जो उत्पादन के स्वामी होते हैं, जिसमें हम प्राय 4 कारकों को शामिल करते हैं। पहला जो उत्पादक, कर्मचारी और भूमि, लगान, इन सब चीज़ों को शामिल करते हैं, जिसमें प्राय जो उत्पादन के स्वामी होते हैं उनकी सेवाओं के बदले उन्हें जो भुगतान दिया जाता है उसके रूप में आय को मापा जाता है। तो ये होती है आय विधि की परिभाषा। तो इसी के साथ हमारी आय विधि की परिभाषा की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। अब हम देखते हैं आय विधि के दौरान किन किन सावधानियों को अपनाना चाहिए। तो आय विधि के दौरान अपनाई जाने वाली जो सावधानियां हैं उनमें हमारी पहली सावधानी होती है हस्तांतरण आय, जिसे हम अनार्जित आय भी कहते हैं। इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि को नहीं दर्शाती है। अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार की मूल्य वृद्धि हस्तांतरण आय नहीं करती है, इसीलिए हस्तांतरण आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। गैर कानूनी आय जैसे चोरी, लॉटरी व जुए से प्राप्त जो धन होता है उसे भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार की जो आय होती है उसका कोई भी अनुमान उपलब्ध नहीं होता है। इसीलिए इस प्रकार की आय को, इस प्रकार के किसी भी धन को राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल नहीं किया जाता है। और थर्ड हमारी जो सावधानी होती है वो होती है पुरानी वस्तुओं की बिक्री और खरीद पर किए गए व्यय को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते
करते हैं, क्योंकि जो पुरानी वस्तुएं होती हैं वो प्राय पिछली साल की वस्तुएं होती हैं और पिछली साल में जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है उनमें उनके मूल्य को शामिल कर लिया जाता है। इसीलिए हम जिस वर्ष के दौरान राष्ट्रीय आय का आकलन कर रहे हैं तो पुरानी वस्तुओं की खरीद या बिक्री पर किए गए व्यय को उसमें शामिल नहीं करेंगे। लेकिन एक बात और ध्यान में रखी जाती है कि जो पुरानी वस्तुओं पर प्राप्त कमीशन या दलाली होती है उसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, क्योंकि वो उसी वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया कमीशन होता है और वो एक साधन आय भी कहलाता है और अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि को भी दर्शाता है। तो हमारी जो मुख्य सावधानियां हैं जो हमें आय विधि के दौरान राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय ध्यान में रखनी चाहिए वो हमने इस प्रश्न में डिस्कस करी। इसी के साथ हमारे इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमें इसके अतिरिक्त आय विधि के कौन कौन से चरण होते हैं और आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तथा किन किन को शामिल किया जाना चाहिए और किन किन को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी होना भी ज़रूरी होता है। तो अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न यह है कि दोहरी गणना की समस्या को परिभाषित करें तथा इससे कैसे बचा जा सकता है, वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें दोहरी गणना की परिभाषा तथा उससे बचाव की विधियों का वर्णन करना है। तो देखते हैं दोहरी गणना की समस्या की परिभाषा की दोहरी गणना होती क्या है। तो दोहरी गणना की समस्या राष्ट्रीय आय के आकलन के उत्पाद विधि द्वारा दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न होती है। तो दोहरी गणना की समस्या प्राय उत्पाद विधि द्वारा उत्पन्न होती है। यह समस्या तब उत्पन्न होती है जब कुछ निश्चित वस्तुओं के मूल्य की गणना एक बार से अधिक बार कर ली जाती है। ऐसा तब होता है जब हम अंतिम वस्तुओं तथा मध्यवर्ती वस्तुओं के बीच भेद करने में असफल होते हैं और किसी वस्तु की गणना प्राय 2 बार कर लेते हैं, जिस कारण हमें दोहरी गणना की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो दोहरी गणना की समस्या जो कि उत्पाद विधि द्वारा उत्पन्न होती है, ये तब उत्पन्न होती है जब हम किसी उत्पाद की किसी वस्तु की जो काउंटिंग होती है उसे डबल कर लेते हैं और ऐसा तब होता है जब हम मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु के बीच भेद करने में उनको समझने में असफल होते हैं, जिस कारण हम उसकी 2 बार काउंटिंग कर लेते हैं और डबल काउंटिंग की ये समस्या हमारे सामने आ जाती है। तो ये थी दोहरी गणना की समस्या की परिभाषा। अब हमें बतानी है कि हम इस समस्या से बच कैसे सकते हैं, किन विधियों का प्रयोग करके प्राय हम दोहरी गणना की समस्या से बच सकते हैं। तो दोहरी गणना की समस्या से बचा जा सकता है। प्राय दोहरी गणना की गलती से बचने के लिए हम 2 विधियों का प्रयोग करते हैं, जिसमें से हमारी पहली विधि होती है अंतिम उत्पाद विधि और दूसरी विधि होती है मूल्य वृद्धि विधि। तो हम अंतिम उत्पाद विधि तथा मूल्य वृद्धि विधि का प्रयोग करके दोहरी गणना की समस्या से बच सकते हैं और राष्ट्रीय आय का आकलन एक बिल्कुल सही परिणाम के साथ कर सकते हैं। तो देखते हैं अंतिम उत्पाद विधि और मूल्य वृद्धि विधि होती क्या है। तो हमारी पहली विधि है अंतिम उत्पाद विधि। तो अंतिम उत्पाद विधि, इस विधि के अनुसार जीडीपी का अनुमान लगाने के लिए केवल अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को ही लिया जाता है, मध्यवर्ती वस्तुओं को नहीं। तो जैसा कि हमने दोहरी गणना में पढ़ा कि हम मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तुओं के बीच भेद करने में असफल होते हैं, जिसके कारण प्राय दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न होती है। तो अंतिम उत्पाद विधि द्वारा हम इस समस्या से बच सकते हैं, क्योंकि ये विधि कहती है सिर्फ अंतिम वस्तुओं के मूल्य को ही शामिल करो, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को नहीं, जिस कारण दोहरी गणना की समस्या से बचा जा सकता है। अब है हमारी दूसरी विधि मूल्य वृद्धि विधि। तो देश में प्रत्येक उत्पादक इकाई के उत्पाद के मूल्य तथा मध्यवर्ती उपभोग के मूल्य के बीच के अंतर को मूल्य वृद्धि विधि कहा जाता है। तो मूल्य वृद्धि होती क्या है। तो देश में प्रत्येक उत्पादक इकाई तथा उत्पाद के मूल्य दोनों के बीच का जो अंतर होता है, मध्यवर्ती उपभोग के मूल्य के बीच का जो अंतर होता है, उसे मूल्य वृद्धि विधि कहा जाता है। सिर्फ मूल्य वृद्धि को राष्ट्रीय आय के आकलन में ही शामिल
करना चाहिए ताकि दोहरी गणना की समस्या से बचा जा सके। सिर्फ यदि हम मूल्य वृद्धि को ही राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल करते हैं तब भी हम दोहरी गणना की समस्या से बच सकते हैं। तो ये थी दोनों विधियाँ प्राय जिससे हम दोहरी गणना जैसी समस्या से बच सकते हैं और राष्ट्रीय आय का सही परिणाम के साथ आकलन कर सकते हैं। तो ये थी हमारी दोनों विधियाँ और दोहरी गणना की समस्या की परिभाषा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रश्न है और हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ अब हम अपनी आज की वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त। यदि आपको ऐसी ही और भी महत्वपूर्ण वीडियो चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें और पाएँ हमारी और भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो। साथ ही यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और आपको चाहिए ऐसी ही और भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करें ताकि मिल सके आपको हमारी वीडियो सबसे पहले। धन्यवाद दोस्तों।